फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल फोरम। मैकेनिकल फोरम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सत्यम कुमार मौर्य। डेली की तरह हम लोग फिर से आज हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। हालांकि यहाँ पे 15 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन इसके जरिए हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ की, हमने अपने एंड्रॉयड ऐप पर एक आरआरबी एनटीपीसी के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था। अगर आप लोग अभी तक मैकेनिकल फोरम के एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्लीज़ प्ले स्टोर पर जाकर मैकेनिकल फोरम के एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और जब वहाँ पे आप लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए टेस्ट सीरीज परचेज करने जाएंगे तो वहाँ पर आप कोड SATM10 यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू अगर आप ये कोड यूज करते हैं SATM10 तो आपको उसमें भी 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। तो उसका प्राइस ओनली 51 रुपीज़ है, जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम न गवाते हुए हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है। हु फाउंडेड लोधी सल्तनत? ठीक है, या फिर बोल सकते हैं लोधी डायनेस्टी। तो देखिए, चार ऑप्शन है आपके पास: इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी, या इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आरआरबी गोरखपुर में 2004 में पूछा गया है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बहलोल लोधी। ठीक है। इसका ऑप्शन सी बहलोल लोधी हो जाएगा, क्योंकि अगर लोधी वंश के हम लोग संस्थापक की बात करें तो इसका संस्थापक जो था वो बहलोल लोधी था, और ये अफगानिस्तान के गिलजई कबीले से बिलोंग करता था। ठीक है। कहाँ से बिलोंग करता था? अफगानिस्तान से। और इसकी जो पीरियड था, रूलिंग पीरियड था, वो था 1451 से 1489 तक। ठीक है। यानी कि इसने 1451 से 1489 तक शासन किया था। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, रणथंबोर क्या है? ठीक है। इसका चार ऑप्शन है: ए एक मुगल महल, बी एक राजपूत दुर्ग, सी खिलजियों की राजधानी, और डी बौद्धों की तीर्थ यात्रा का केंद्र। ठीक है। तो देखिए, रणथंबोर जो है ये एक किला था। क्या था? किला था। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। किला रहे या दुर्ग रहे, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इसको बनवाया किसने था? तो याद रखिएगा, राणा हमीर देव ने इसको बनवाया था, जो कि राजस्थान के थे। ठीक है। हालांकि बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इसको 1301 में, यानी कि 1301 में इसको जीत लिया था। तो ये भी आपको याद रखना है। किसने जीत लिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 यानी कि 1301 में हमीर देव से ये किला जीत लिया था। तो आपको याद रखना है, रणथंबोर एक राजपूत दुर्ग या किला है। कहाँ पे है? राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? ठीक है। ये काफ़ी लोगों को पता होगा कि ये साउथ इंडियन के हैं, साउथ इंडियन है, साउथ इंडिया की हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं। लेकिन अब इसमें चारों जो जगह है वो साउथ इंडिया का ही है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। ए ऑप्शन है बहमनी, बी ऑप्शन है चोल, सी ऑप्शन है विजयनगर, और डी ऑप्शन है पल्लव। ठीक है। तो चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी, यानी कि विजयनगर। ठीक है। अगर देखा जाए तो ये जो कृष्णदेव राय थे ये तुलु वंश के राजा थे। कहाँ के थे? तुलु वंश के। और इनको एक महानतम राजा के रूप में जाना जाता है। अगर हम लोग साउथ इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो साउथ इंडिया में इनको सर्वश्रेष्ठ राजाओं की भी उपाधि से नवाजा जाता है। ठीक है। और इन्होंने एक तेलुगु ग्रंथ की रचना भी की थी, जिसका नाम था अमुक्त मल्याद। क्या नाम था? अमुक्त मल्याद। तो ये भी आपको याद रखना है। और वहीं पे देखा जाए अगर, तो इनकी तारीफ बाबर ने भी की है। कहाँ पे की है? तो बाबर की जो आत्मकथा थी बाबरनामा, जो कि बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है बाबरनामा, उसमें बाबर ने कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक भी बताया है। तो ये भी आपको याद रखना है। हालांकि अगर बाबर की बात की जाए तो बाबर कृष्णदेव राय से कभी मिला नहीं था, लेकिन बावजूद उसके उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी में कृष्णदेव राय का जिक्र किया है और ये बताया है कि ये कितने महान शासक थे। उसके हिसाब से ये उस टाइम पे साउथ इंडिया के सबसे महानतम शासक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किसने की थी? ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किसने थी? ये क्वेश्चन तो इतनी बार पूछा हुआ है कि इसको हम बता भी नहीं सकते। कम से कम 15 से 20 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हरिहर बुक्का, दूसरा ऑप्शन है बुक्का सेकंड, तीसरा ऑप्शन है विजय राय, और चौथा ऑप्शन है हरिहर सेकंड।
तो यहाँ पे काफ़ी लोगों को इसका आंसर पता होगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया और काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरिहर बुक्का। क्या हो जाएगा? हरिहर बुक्का। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1336 ईस्वी में। कब हुई थी? 1336 ईस्वी में। और देखा जाए तो किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का जो कि संगम के 5 पुत्रों में से थे। संगम एक शासक बोल सकते हैं। हालांकि ये पहले से दूसरे राजा के यहाँ काम करते थे, तो इन्हीं के 2 बच्चे थे। हालांकि 5 बच्चे थे, इनमें से 2 बच्चे जो थे हरिहर और बुक्का ने मिलके जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। हालांकि ये दोनों प्रारंभ में होयसल राजा वीर बल्लाल तृतीय की सेना में थे, लेकिन बाद में इन्होंने ही क्या किया? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और अगर देखा जाए विजयनगर साम्राज्य जो है ये तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इन्होंने इसी को अपनी राजधानी भी बनाया था, तो ये आपको बिल्कुल याद रख लेना है। विजयनगर की राजधानी जो है वो तुंगभद्रा नदी के पास ही थी। और इसको किसने स्टार्ट किया था? विजयनगर की साम्राज्य की शुरुआत की थी, तो याद रखना है हरिहर और बुक्का ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नूनीज पुर्तगाली यात्री विजयनगर किसके शासनकाल में आया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है। ये पूछा गया है आरआरबी भोपाल में 2012 में। तो जो नूनीज है एक पुर्तगाली यात्री था और यही पूछा है कि ये विजयनगर में किसके शासनकाल में आया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अच्युत राय, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। पुर्तगाली यात्री फर्नाओ नूनीज जो था ये अच्युत राय के शासनकाल में आया था। और अच्युत राय का शासनकाल कब से कब तक था? तो याद रखिएगा 1529 से 42 के बीच में। कब से कब तक? 15 से 29 से 42 के बीच में था। और ये जो था शुरू में, ये जो पुर्तगाली यात्री था ये एक घोड़ा व्यापारी यानी कि अश्व व्यापारी के रूप में आया था। और इसने 3 वर्ष जो है वो अश्व व्यापारी यानी कि एक घोड़ा व्यापारी के रूप में वहां पे बिताए थे 1535 से 37 के बीच में। ठीक है। और इसने एक विजयनगर साम्राज्य के बारे में काफी विस्तार से वर्णन किया है और उसमें इसने सती प्रथा से रिलेटेड भी उल्लेख किया है। मतलब जब इसने वर्णन किया है उस साम्राज्य के बारे में, विजयनगर साम्राज्य के बारे में, तो इसने उस टाइम पे जो सती प्रथा का सिस्टम था उसके बारे में भी जिक्र किया है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है। ये देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। 4 राज्य और उसकी राजधानी दी गई है, यही आपको बताना है कौन सा। इसमें 3 तो सुमेलित है, एक नहीं सुमेलित है, वही बताना है। पहला दिया है पांड्य वेल्लूर, दूसरा दिया है होयसल द्वार समुद्र, तीसरा दिया है यादव देवगिरी और चौथा दिया है काकतीय वारंगल। ठीक है। तो इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है। क्योंकि जो ए ऑप्शन है यही करेक्ट नहीं है, मैच नहीं है, क्योंकि जो पांड्यों की राजधानी थी वो मदुरई थी। कहाँ पे थी? मदुरई। होयसल का द्वार समुद्र बिल्कुल सही है, यादव का देवगिरी भी सही है, काकतीय का वारंगल भी सही है, लेकिन पांड्य की राजधानी बेलूर नहीं थी बल्कि कहाँ थी? मदुरई थी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में हमने, क्वेश्चन तो एक ही है लेकिन इसमें हमने 4 क्वेश्चन के आंसर तैयार कर लिए हैं। ठीक है। तो एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? यानी कि जो गोलकुंडा है ये कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। ठीक है। 4 ऑप्शन है, बीजापुर, हैदराबाद, मैसूर और चेन्नई। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। जो गोलकुंडा है ये कहाँ पे है? इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये हैदराबाद में है। ठीक है। तो गोलकुंडा जो है वो हैदराबाद में स्थित है और यह देवगिरी के यादव और वारंगल के काकतीय शासकों के अधिकार में था। तो अगर ये पूछता है कि जो गोलकुंडा है वो किसके शासनकाल में था, किसके अधिकार में था, तो याद रखना है आपको ये देवगिरी के यादव और वारंगल के काकतीय शासकों के अधिकार में था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। देखिए हालांकि अगर देखा जाए 1310 में इस पे अलाउद्दीन खिलजी ने विजय प्राप्त कर ली थी और 1310 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर अधिकार कर लिया था। ठीक है। लेकिन बाद में यह फिर से स्वतंत्र हो गया था और 1425 यानी कि 1425 तक ये एक स्वतंत्र राज्य के रूप में बन गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बाद में इसे बहमनी राज्य में भी मिला लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बीजापुर का गोल गुंबद मकबरा किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो बीजापुर का गोल गुंबद मकबरा है ये
आदिल शाही वंश यानी कि मोहम्मद आदिल शाह से संबंधित है। और ये जो है ये कर्नाटक में स्थित है। और ये आदिल शाही वंश के सातवें सातवें शासक थे मोहम्मद आदिल शाह। कितने कौन से नंबर के शासक थे? तो याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है अगर टफ क्वेश्चन बनाएगा तो, कि ये आदिल शाही वंश के सातवें शासक मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। और इसका निर्माण कब हुआ था अगर ये पूछ लेता है तो याद रखिएगा, इसका निर्माण जो हुआ था वो हुआ था 1656 यानी कि 1656 में। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, चार मीनार स्थित है। ठीक है, ये भी हालांकि आज हमने जो ज्यादातर क्वेश्चन उठाए हैं वो साउथ इंडियन हिस्ट्री से उठाए हैं, और आखिरी के कुछ क्वेश्चन जो रहेंगे वो भक्ति और सूफी आंदोलन से रिलेटेड रहेंगे, तो भी हम लोग देखेंगे। हालांकि वहां से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, और वो ज्यादातर बच्चे पढ़ते भी नहीं है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, जो चार मीनार था ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे है? तो आपको याद रखना है, ये हैदराबाद में स्थित है, भूलना नहीं है। और इसे मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा 1591 ईस्वी में बनाया गया था। कब? 1591 यानी कि 1591 में इसे बनाया गया था। और यह शहर के बिल्कुल मध्य में स्थित है, और इसकी ऊंचाई जो है वह 180 फीट है। कितनी? 180 फीट है इसकी ऊंचाई, किसकी? चार मीनार की। और ये कहाँ पे है? हैदराबाद में। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसे मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा 1591 में बनवाया गया था। तो ये भी मत भूलिएगा, ये भी फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से हम लोगों के कुछ क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे भक्ति आंदोलन से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे ये सबको ज्यादा पढ़ते नहीं और रेलवे में इससे क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? ठीक है, मतलब कि भक्ति आंदोलन जो है वो पहले दक्षिण भारत में स्टार्ट हुआ, उसको उत्तर भारत में स्टार्ट किसने किया, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन है रामानंद, दूसरा है शंकराचार्य, तीसरा है स्वामी विवेकानंद, और चौथा है कबीर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रामानंद। ठीक है, और रामानंद जो थे ये भगवान राम के काफी ज्यादा समर्थक थे। समर्थक क्या बोलेंगे, उपासक बोल सकते हैं, क्योंकि ये भक्त थे। ठीक है, भगवान राम के काफी अच्छे काफी बड़े भक्त थे। और इनका जन्म जो है वो प्रयाग में हुआ था। आपको पता ही है प्रयाग कहाँ पे है, इलाहाबाद जिसको बोला जाता है वही प्रयाग है। और हालांकि इनका जन्म प्रयाग में हुआ था, लेकिन ये कहाँ पे रहते थे? तो ये बनारस में रहते थे। ठीक है, और इनसे रिलेटेड एक पद्य काफी प्रचलित है, और वो क्या है, इन्हों उसका अर्थ है, उस पद्य का अर्थ है जो, पहले द्रविड़ देश में भक्ति उदित हुई जिसे रामानंद उत्तर भारत में ले आए। ठीक है, तो मतलब है इसका, ये समझ गए होंगे आप कि रामानंद जी ने क्या किया था कि जो द्रविड़ देश यानी कि जो साउथ इंडिया में भक्ति काफी अपने शिखर में पहुंची, उसको ये उत्तर में लेके आए, यानी कि उत्तर भारत में लेकर आए। तो आंसर इसका क्या हो गया? रामानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? ठीक है, क्वेश्चन है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? चार ऑप्शन है आपके, श्री संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गौड़ीय संप्रदाय। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु जो थे ये गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए थे। ठीक है, अगर देखा जाए चैतन्य को बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद, जिसे गौड़ीय वैष्णव धर्म भी कहा जाता है, का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, मतलब इन्हें आधुनिक वैष्णववाद का भी संस्थापक माना जाता है। कहाँ पे? बंगाल में। और भक्त कवियों की अगर बात करें तो उसमें चैतन्य एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्हें मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। ठीक है, जितने भी भक्त कवि थे वो लगातार मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, लेकिन चैतन्य एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का कभी विरोध नहीं किया। ठीक है, और इनके जो अनुयायी हैं इन्हें गौरांग महाप्रभु के नाम से पूजते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप की स्थापना आचार्य अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? पहला ऑप्शन है आचार्य विठलनाथ, दूसरा ऑप्शन है गुरु नानक, तीसरा ऑप्शन है सूरदास, और चौथा ऑप्शन है कृष्णदास। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, जो अष्टछाप की स्थापना की गई थी वो आचार्य विठलनाथ के द्वारा की गई थी। ठीक है, और अष्टछाप में 8 कवियों के नाम का वर्णन है। तो ये भी आपको याद रखना है कि अष्टछाप में कितने कवियों के नाम का वर्णन है। नाम से ही पता चल रहा है, अष्टछाप मतलब 8 कवि। ठीक है, और ये 8 कवि कौन कौन से थे?
हालांकि नाम आपको याद नहीं रखना है, लेकिन कभी कभी अगर मिलाने के लिए दे दिया, वो दे देता है ना मैच द फॉलोइंग, उसमें पूछ लेता है कभी कभी। तो एक बार सुन लेंगे वीडियो, या दोबारा अगर वीडियो को देख लेंगे तो आपको अगर ऑप्शन में आएगा तो आप टिक कर देंगे। ठीक है, तो कौन कौन से थे 8 कवि देख लीजिए। कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद दास, छीत दास, नंद दास, चतुर्भुज दास। ठीक है, तो ये 8 कवि थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सॉरी अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे। क्वेश्चन ये है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे। 4 ऑप्शन है, रामानंद, तुलसीदास, कबीर, नामदेव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कबीर। ठीक है, क्या हो जाएगा, कबीर। तो कबीर की अगर बात की जाए तो ये एक संत भी थे, कवि भी थे और समाज सुधारक भी थे। और अगर ये पूछता है कि जो कबीर जी थे ये किस शासक के समकालीन थे, तो याद रखिएगा ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। तो जाहिर सी बात है ये लोदी वंश के भी समकालीन हो जाएंगे। तो ये भी आपको याद रखना है। इनका जो जन्म हुआ था वो लहरतारा के पास कब हुआ था, 1398 में। कब हुआ था, 1398 में, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन हुआ था। ठीक है, और कबीर जो है ये हिंदू मुसलमान सभी समाज में क्या करते थे, रूढ़ीवाद और कट्टरपंथ जो था उसका विरोध करते थे। इनका ऐसा कुछ नहीं था कि ये हिंदू को सपोर्ट करते थे या मुसलमान को सपोर्ट करते थे। ये जो भी दोनों में जो भी रूढ़ीवाद या कट्टरपंथ था दोनों का इन्होंने खुलकर विरोध किया था। और इन्होंने बीजक, बावन अक्षरी या उलटबाजी जैसे इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट रचना भी इन्होंने किया है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 14th क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था। ठीक है, मतलब आपको पता ही होगा कि इस्लाम धर्म के पैगंबर कौन माने जाते हैं, मोहम्मद साहब। और इनका हालांकि इन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना भी की थी, या संस्थापक भी कहे जाते हैं, ये फाउंडर। ठीक है, तो ये पूछा है कि इनका जन्म किस स्थान पर हुआ था, और ये भी पूछ सकता है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो आपको दोनों याद रखना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे और इसके प्रचार में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी, तो याद रखना है वो थे पैगंबर मोहम्मद साहब, जिनका जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था, तो याद रखना है मक्का में। मैं यहाँ पे टिक कर दे रहा हूँ। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था मक्का में। और कब हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है, 570 एडी। ठीक है, 570 एडी में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था मक्का में। और ये इस्लाम धर्म के संस्थापक भी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आज का अगला आखिरी क्वेश्चन भी है, हिजरी संवत कब आरंभ हुआ था। ठीक है, मतलब जो हिजरी संवत है, जैसे आपको पता होगा कैलेंडर जिसको बोला जाता है, जैसे शक संवत है, ठीक है, वैसे ही हिजरी संवत भी हुआ है, मुसलमानों या इस्लाम धर्म का बोल सकते हैं। तो इसकी शुरुआत किसने की थी, या हिजरी संवत शुरुआत किसने किया था या बनाया किसने था, तो याद रखना है ये हजरत मोहम्मद साहब जी ने ही बनाया था। और हजरत मोहम्मद साहब ने या पैगंबर मोहम्मद साहब ने एक उपदेश दिया था कि खुदा एक है। और हालांकि इस उपदेश से मक्का के लोग काफी क्रोधित हुए थे। ठीक है, इन्होंने जब उपदेश दिया खुदा एक है तो इससे काफी ज्यादा मक्का के जो लोग थे वो क्रोधित हुए, और इन्हें 622 ईस्वी में उन्होंने मदीना भेजने का निर्णय ले लिया। ठीक है, तो इनको मक्का से हटा दिया गया, वापस कर दिया गया, मदीना ये जाने लगे। और इनको मदीना जाते टाइम ही उन्होंने क्या किया था कि ये जो हिजरी संवत था इसका शुरुआत किया था। ठीक है, तो ये कब शुरू इन्होंने हिजरी संवत की स्थापना की थी, तो याद रखना है, मैं आपको डेट भी बता देता हूँ। वो डेट था 16 जुलाई 622। कब किया था, 16 जुलाई 622 ईस्वी में। तो ये भी आपको याद रखना है, 16 जुलाई 622 को इन्होंने हिजरी संवत की शुरुआत की थी। और दिन कौन सा था, शुक्रवार। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे मैकेनिकल फोरम के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ प्ले स्टोर पे जाके हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, सो दैट आप वहाँ पे बहुत सारे क्विजेस और प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर पाए। और आपको ये भी पता होगा कि हमारे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे एंड्रॉयड जो है एनटीपीसी का क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।